सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो इससे पहले जब सबसे पहला चैप्टर पढ़े थे ना हम लोग काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स में ये पढ़े थे, एक कंसेप्ट होता है पार्टिकल का, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अर्थ पार्टिकल है या बॉडी है, बताओ। अर्थ जो है ना पार्टिकल भी हो सकता है और अर्थ बॉडी भी हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन केस। जैसे अर्थ अगर सन के चारों ओर ट्रैवल कर रहा है ना 365 डेज में, तो जो सन से दूरी है अर्थ का, ठीक है ना, और अर्थ जो सरकमफेरेंस ट्रैवल कर रहा है, वो सरकमफेरेंस अर्थ के साइज के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है ना। तो उस समय अर्थ को एक पॉइंट समझ लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, अगर एक ट्रेन के बारे में पूछूं तो ट्रेन एक पॉइंट है या एक एक्सटेंडेड बॉडी है, बताओ। नहीं, वो भी केस डिपेंडेंट होता है। मान लो अगर हम पटना से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं, तो पटना से दिल्ली अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो पटना से दिल्ली का लेंथ है 1000 किलोमीटर, ठीक है, पाथ का लेंथ, ठीक है ना। जबकि ट्रेन का लेंथ 1000 किलोमीटर से तो बहुत छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा। तो उस समय ट्रेन को पॉइंट मान लिया जाता है, ठीक है। कार कार क्या है, कार कोई पॉइंट है या एक्सटेंडेड बॉडी है? यस, डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर कोई एक बॉडी इस तरह से चले कि उसने डिस्टेंस बहुत लार्ज ट्रैवल कर लिया है उसके खुद के साइज के रिस्पेक्ट में, तो हम समझते हैं कि वो कार या ट्रेन या अर्थ क्या है, एक पॉइंट है। लेकिन अब हम पूछ रहे हैं कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे घूम रही है 24 घंटे में, तो उसके मोशन को अगर हम देखें ना, तो अर्थ को पॉइंट नहीं लिया जा सकता, तब उसको पूरा एक्सटेंडेड बॉडी मानेंगे, रिजिड बॉडी मोशन, ठीक है। वैसे ही ट्रेन अगर मान लो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो कि उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, तब ट्रेन भी जो है पॉइंट नहीं माना जाएगा। वैसे ही कार भी मान लो कि एक छोटे से सर्कल पे, बहुत छोटे से सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है। जैसे सर्कस वगैरह में होता है, देखिए मौत का कुआं होता है ना, तो छोटा सा ही जगह होता है ना, ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर दूर का डिस्टेंस होता है। छोटे से जगह में पूरा कार क्या कर रहा होता है, चल रहा होता है। तो उस छोटे से जगह में जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्या वो कार के साइज से बहुत ज़्यादा लार्ज होगा? क्या नहीं होगा। तो कार क्या करेगा, कार को आप पॉइंट नहीं मानेंगे, ठीक है ना, एक्सटेंडेड बॉडी मानेंगे। तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने का जरूरत इसीलिए आज पड़ रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है ना वो लार्ज नहीं किया गया है, और अब हम कार को या अर्थ को पॉइंट नहीं मान पा रहे, एक्सटेंडेड बॉडी मानेंगे। तो जब अगर ये एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसके अंदर बहुत सारा पार्टिकल होगा कि नहीं। तो उन सारे पार्टिकल के साथ हम एक साथ कैसे डील करें, तो उसके लिए क्या है, एक कंसेप्ट सेंटर ऑफ मास का। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अर्थ कर रहा हूँ, इंडिया में कितना जनसंख्या है, पॉपुलेशन आई थिंक 130 करोड़ है क्या। अब 130 करोड़ जनता का हालचाल जानना है अगर जो बाइडेन को, है ना, यूएस प्रेसिडेंट को, तो वो क्या करेगा, सबसे बारी बारी से बात करेगा? संभव है? वो किससे बात करेगा? प्राइम मिनिस्टर से करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, एक एक्सटेंडेड बॉडी है, उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में बहुत सारे पार्टिकल होंगे, तो क्या एक एक पार्टिकल से के बारे में हम डिटेल स्टडी करते जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम उन सारे पार्टिकल के बीच में कोई एक ऐसा पार्टिकल ढूंढेंगे जिससे हमको पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के बारे में जानकारी मिल जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम किस चीज़ का स्टडी करेंगे, सेंटर ऑफ मास का, समझ गए, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास होता है एक एक्सटेंडेड बॉडी का, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, जहां पर हम समझते हैं कि टोटल मास क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये पेन देख पा रही हो क्या, तो देखो इसको मैं कहीं बैलेंस कर देता हूँ, देखो हो रहा है क्या, आई थिंक देखो हो गया होगा,
हुआ था ना, तुम अपने पेन को भी बैलेंस कर सकती हो, ठीक है ना। देखो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पेन का मास एक ही जगह पे है, तभी तो हम बैलेंस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हर एक रिजिड बॉडी में होता है, ठीक है, हर एक रिजिड बॉडी में, ठीक है। ऐसा लगता है कि टोटल का टोटल फोर्स एक ही पॉइंट पे काम कर रहा है, और वही एक ही पॉइंट पे क्या है, टोटल मास कंसंट्रेटेड है, ऐसा फील होता है। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे, ठीक है। तो चलो अब लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो it is a point, it is a point where मैं तो अब गोल में आ गया, आकाश में नहीं हूँ। हाँ हाँ, ये अक्टूबर में हुआ था। और मास एज अज्यूम्ड, वहाँ यहाँ पे अभी 300 350 वाला ही हो रहा है, आधा नंबर 320 का हो रहा है, तो इसमें बच्चों का 250 250 आ जाता है। ठीक ही है, और मेहनत करेगा तो और आएगा, है ना। तो इट इज द पॉइंट वेयर होल मास इज अज्यूम्ड टू बी concentrated and this point is accelerated, this point is कंसेप्ट है ये, ठीक है ना, खाली डिफिनीशन नहीं है, इस सब चीज में कंसेप्ट छुपा रहता है, ठीक है ना। बेटर क्लैरिटी हो इसके लिए चीज़ों को बताना जरूरी है, और तुम्हें समझ के इसको याद रखना भी जरूरी है, ठीक है ना। रिजल्ट छूटने के पीछे का कारण यही होता है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिए, लगा कि सब कुछ आ रहा है, पता चला आ ही नहीं रहा है, ठीक है। एक एक डेरिवेशन भी जरूरी है, ठीक ना। अभी समय है ना, कोनो टारगेट थोड़े करना है ना, फाउंडेशन करना है ना अभी, ठीक है, फाउंडेशन मजबूत करना है, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज एक्सेलरेटेड एज इफ ऑल रिजल्टेड एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इज एक्टिंग ऑन इट, रिजल्टेड एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। देखो इस चीज का इस्तेमाल खास करके हम लोग किसके लिए करते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए ही करते हैं, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी को मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना, एसओपी, एसओपी का मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। एक पार्टिकल अब नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, ये एक्सटेंडेड बॉडी है, ठीक है, नोट कर लो। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ये समझने के लिए कि कैसे सेंटर ऑफ मास जो है यहाँ पर कुछ काम करता भी है, ठीक है। जैसे मान लो, इमेजिन करो एक पॉइंट मास है, अब तक हम यही समझते आ रहे थे ना
कि क्या एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास है। तो पॉइंट मास पर जी एक फोर्स लग गया है ना, इसको हम सीधे सीधे लिखते हैं क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत नहीं। और ए बराबर हम क्या लिख देंगे, वही फोर्स बाय मास। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि हमारे पास कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है, देख पा रही हो, ठीक है। अब इसमें कितने सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे है ना, लेकिन कहीं तो एक पॉइंट होगा जहां पर हम समझें कि इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब सपोज हमने कहीं पर एक फोर्स लगा दिया, ठीक है, मैं 3 सिचुएशंस लेकर दिखाता हूं, सेम बॉडी है, ठीक है। मैंने यही फोर्स इस पे देखो अब कहाँ लगा दिया, नीचे लगा दिया, और फिर यही फोर्स मैंने एक खास जगह पे लगाया। ये खास जो जगह था ना, वही था क्या, इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखो मैं बता रहा हूं होगा क्या, यहां पर अगर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा एफ एक्सटर्नल बाई एम, ठीक है। यहां भी लिखेंगे तब भी वही हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाई एम, और इसमें भी वही होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाई एम। अब इसको देख के क्या लग रहा है, इसका टोटल मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है ना, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लगाए तब तो ठीक था, लेकिन कहीं और भी लगा रहे हैं तब भी लगता है कि फोर्स वर्क कहाँ काम कर रहा है, सेंटर ऑफ मास ही पे, क्योंकि हर बार सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आता है सेम, और ये रियलिटी है, ये आता ही है। इसके केस में भी और इसके भी केस में, ठीक है ना, तीनों में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या आता है, सेम, चाहे फोर्स आप कहीं भी लगा दो। तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि अगर कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है या कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी है, तो उसमें कहीं एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहाँ पर आप समझ सकते हो कि टोटल का टोटल मास क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। और वही उसी का एग्जांपल दीजिए, चाहे हम फोर्स कहीं भी लगा रहे हैं, हर बार रिजल्ट सेंटर ऑफ मास का क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। इसका मतलब यही वो पॉइंट है जहां पर हम समझ सकते हैं कि टोटल मास क्या है, कंसंट्रेटेड, ठीक। अब एक सवाल तुम और पूछ सकती थी कि ऊपर नीचे जो फोर्स वर्क कर दिए इससे क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बताता हूँ, क्योंकि अब आगे चल के हम पढ़ेंगे रोटेशन, तो एक्चुअली अगर हम सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं ना, तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होता है। तुम्हें अल्फा याद होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें अल्फा 0 है, लेकिन इसके केस में क्या बनेगा, रोटेट कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसमें टॉर्क लगेगा, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे टॉर्क, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा होगा, ठीक। इस वाले में ऐसे रोटेट कर जाएगा, देख रही हो, देखो मान लो ये पेन है, देखो हम फोर्स लगा दी, देखो रोटेट कर रहा है क्या, देखो ये पेन है, देखो नीचे फोर्स लगा दिए, यहाँ रोटेट कर रहा है क्या। अगर हम यहाँ पे इसको पकड़ के नहीं रखते ना, तो ये ट्रांसलेट भी कर जाता, इस तरह से चलता, ठीक है, या फिर इस तरह से चलता, मतलब क्या करता, ट्रांसलेट भी करता और रोटेट भी। लेकिन खाली सेंटर ऑफ मास पे लगाते ना, तब ये खाली क्या करता, प्योर ट्रांसलेशन करता, ठीक है। तो अब से पहले हम लोग यही पढ़ते थे, ठीक है ना। ये वाला जो है ये क्या है, प्योर ट्रांसलेशन, और ये दोनों जो है ये क्या है, ट्रांसलेशन विथ रोटेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जो हम कुछ पॉइंट सीखे उसको नोट कर लेते हैं, क्या कि अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो आप फोर्स चाहे कहीं भी लगाइए, ठीक है ना, उससे
सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आप अलग अलग जगहों पे लगाइएगा तो अलग अलग तरीके से ये रोटेट करेगा, और सेंटर ऑफ मास पे लगा दीजिएगा तब रोटेट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रिमेन्स सेम इफ we change पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। समझती हो, फोर्स लगाते हैं, सही बात है, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं ना उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो उसके चेंज करने से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम इफ वी चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है ना। बट रोटेशन इज अफेक्टेड। ठीक है ना। रोटेशन इज, एक ही साथ लिख दे रहे हैं, रोटेशन अफेक्टेड हो गया ना तीनों केस में। सेंटर ऑफ, इसी चैप्टर के शुरुआत में सेंटर ऑफ मास, एनसीईआरटी खोल के देख लेना। ठीक है। आगे थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास पढ़ना है, फिर उसी में आगे पढ़ना है रोटेशन। पूरा टॉपिक का नाम होता है रिजिड बॉडी मोशन। तो सेंटर ऑफ मास को रफली कैलकुलेट करने का तरीका बिना फिजिक्स के भी कोई बता सकता है। ठीक है ना। जैसे मैं अभी तुमसे बात करता हूँ, देखो मान लो ये एक लाइट रॉड है। लाइट रॉड समझती हो, मासलेस रॉड है। ठीक है। अब इसके दोनों एंड्स पे हम क्या करते हैं, मासेस को रख देते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने इस एंड पे एक मास रखा है m, ठीक है, और इस एंड पर भी हमने एक इक्वल मास रख दिया है m। अब बिना फिजिक्स के जस्ट अपने लॉजिक से सोच के बताओ कि कहाँ होना चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास। ऑब्वियसली बात है, करेक्ट बात है, सेंटर पे होगा, यहीं पे होगा, है ना। अगर इसका लेंथ l है तो डेफिनेटली कहाँ पर हो जाएगा, l/2 पे होगा। ठीक है। ये हम रफली कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ रफली कैलकुलेशन का। सपोज इस एंड पर एक मास है, मान लो चींटी मास है। ठीक है ना, बहुत छोटा मास है। और इस तरफ देख सकती हो तुम, है ना, ये हमने कैसा मास ले लिया, हाथी मास। ठीक है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। सेंटर पे तो नहीं होगा, क्या इसकी तरफ होगा, यही है ना। तो सही सही आइडिया लगा ली हो कि ये जहां कहीं भी होगा, इमेजिन कर रहे हैं कि इसके ज्यादा करीब होगा सेंटर ऑफ मास, होगा कि नहीं, यही होगा, बीच में नहीं होगा, बड़े वाले मास के ज्यादा करीब होगा। ठीक, ये हम रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल हम दे देते हैं तुम्हें रफ कैलकुलेशन का, है ना। जैसे कि हमने क्या किया, एक मास यहां पे रख लिया, m मास। ठीक है। ये बहुत छोटा सा मास है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एंड पे रिलेटिवली देख सकती हो एक लार्ज मास है, लार्जर मास है, m मान लेते हैं। ठीक। और इस एंड पे देखो और कोई एक रिलेटिवली लार्जर मास है, देख पा रही हो, है ना, m डैश मान लो। ठीक है। अब हमें फिर से क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का एक रफ कैलकुलेशन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, बताओ। कैपिटल M के ज्यादा पास होगा, तो चलो हम मान लेते हैं कि ये वो जगह है ना, ये वो जगह है जहां पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसका और इसका सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, और इस पॉइंट को याद करो, और मान लो कि यहाँ पर टोटल मास कितना कंसिडर्ड है,
m+m। ठीक, अब ध्यान देना है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है ना। अब बताओ कि इन दोनों को जो मिलाने वाला लाइन होगा ना, ये वाला लाइन, ठीक है, इस पे सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ऑफ कोर्स m डैश के करीब होगा, बिल्कुल सही बात है। तो कहीं इधर कहीं हम मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का, जो कि तीनों के मासेस का क्या होगा, सम होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सेंटर ऑफ मास का एक रफ कैलकुलेशन किया, बट इससे काम नहीं चलेगा, हमको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए विथ कोऑर्डिनेट। जैसे कि मैथ और फिजिक्स में होता है ना, 3i कैप 4j कैप ऐसे करके जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वेक्टर में, तो वैसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए अब हमको मैथमेटिक्स इसका पढ़ना पड़ेगा। तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बताते हैं। देखो, हम अज्यूम करते हैं कि एक रिजिड बॉडी है या एक्सटेंडेड बॉडी है, या इसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह लेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। मान लीजिए इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और इमेजिन करो कि ये क्या है, कोई रिजिड बॉडी है, ठीक, इसके अंदर कितने सारे पॉइंट मासेज होने का चांस है, बहुत सारा, ठीक है। हम कोई 2 पॉइंट मास में दिखा देते हैं, ठीक है ना। इमेजिन करो कि ये कोई एक पॉइंट है जिसका मास क्या है m1, और ये कोई दूसरा एक पॉइंट है जिसका मास क्या है m2, और ऐसे बहुत सारे मासेज हैं, ठीक है। इस बॉडी का जो टोटल मास है m, इसे हम ऐसे समझेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, ठीक है। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन mi, ठीक है ना, फ्रॉम 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, ठीक है। तो इस पूरे लोकेशन में कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां पर हम समझेंगे कि टोटल का टोटल मास कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब इस चीज को हम कैसे दिखाएंगे, इस चीज को हम दिखाएंगे किससे, पोजीशन वेक्टर से, ठीक है। ये देखो, ये इसका कोई पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, r1 वेक्टर। ऐसे ही इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे जी, r2 वेक्टर। ऐसे इमेजिन कर लो, है ना, ऐसे इमेजिन कर लो कि कोई एक पॉइंट होगा जहां पर हम क्या कहेंगे कि ये सेंटर ऑफ मास है, जहां पर टोटल मास है वही क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसका ये पोजीशन वेक्टर है, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज का और अभी का हमारा सवाल यही कि क्या होगा, ये हमको पता करना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसका तरीका क्या है, न्यूटन बाबा का नियम लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो न्यूटन बाबा का नियम क्या कहता है, जो इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये m1 पार्टिकल है, इस पर कोई एक फोर्स लग सकता है, लग सकता है। तो मान लो इस पर कोई एक फोर्स लगा है एक्सटर्नली, ठीक है ना, मान लो इस पर कोई फोर्स लगा है F1, इसको हम लोग समझेंगे कि ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। ऐसे ही इस पर भी कोई एक फोर्स लग सकता है F2 फोर्स, ये F2 फोर्स को भी हम लोग क्या समझ रहे हैं, एक्सटर्नल ही समझ, हाँ। इसके अलावा ये दोनों m1 और m2 एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, ठीक है ना, उसको हम कहेंगे इंटरनल फोर्स कहेंगे। तो देखो इसको मैंने क्या लिखा है, स्मॉल f12 लिखा हुआ है, और इसी तरह से m2 पे लगा दिए हैं, इसको देखो मैंने क्या लिखा है, स्मॉल f21 लिखा हुआ है, लिखा है मैंने। ये जो दोनों मैंने लिखा ये इंटरनल फोर्स है, ये मैं बगल में लिख दे रहा हूँ,
ये दोनों फोर्स कैसा है, इंटरनल। ठीक है, अब हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, हम फर्स्ट बॉडी की बात करें तो नेट फोर्स हमेशा से ये रहा है, जानती हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या है, एक फोर्स इस पे लग रहा है जी F1 और एक इस पे फोर्स क्या लग रहा है जी F12। ये वाला एक्सटर्नल है, ये वाला इंटरनल है। ठीक ठीक उसी तरीके से हमें बताओ जी M2 पर क्या फोर्स लग रहा है। M2A2 इज एग्जैक्टली F2 और प्लस F। हाँ, अब ये जरूर पढ़ी होगी न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर आपस में इंटरनल फोर्सेज होते हैं जो कि हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड अप कर दें तो क्या कट जाएगा इस सब में से, बताओ। हाँ, ये वाला कट जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या जी, M1A1 प्लस M2A2 इज इक्वल टू कितना, F1 प्लस F2। ठीक है, अब ये जो मैं दो पार्टिकल के लिए लिख रहा हूँ एक्चुअली में n पार्टिकल्स के लिए भी ट्रू है। ठीक है, ये जो है इसको हम कहेंगे F एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहर से ही लग रहा था ना, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया F एक्सटर्नल। ठीक है, ठीक है, इसी को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब हम फाइनली लिख रहे हैं ACM। ACM इक्वल टू आ गया, देखो हमारे पास एक फार्मूला M1A1 प्लस M2A2 वेक्टर है डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। क्लियर, यहां तक पहले छापो फिर आगे बताता हूं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी अभी हमने देखा बच्चे कि ACM इक्वल्स क्या आ रहा है बाबू, M1A1 M2। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट याद करते हैं। हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़े हैं ना कि V इज इक्वल टू क्या होता है, dr बाई dt ये होता है, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv बाई dt। और अगर v के जगह पे हम लिख दें dr बाई dt, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव होता है। क्या, बताइए, बोलिए, ऐसा होता है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ लगाएंगे, जहां जहां एक्सेलरेशन दिख रहा है ना उसको हम लिख देंगे पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव। ठीक है, तो ACM जो है इसको लिखेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है, ऐसे ही A1 को लिखेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे ही इसको लिखेंगे M2 वाले को M2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक, अब डबल डेरिवेटिव छोड़ के खाली देखना शुरू करो, डबल डेरिवेटिव को यहां से भूल जाओ। ठीक है, तो बताओ अब क्या दिख रहा है, दिख रहा है RCM वेक्टर वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर अब बाई M1 प्लस M2। यही आ गया तुम्हारा पहला फार्मूला। ठीक है,
ये अप टू n नंबर्स के लिए ट्रू है, ये डॉट 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 ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा फार्मूला आ गया सेंटर ऑफ मास निकालने का, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। है ना, देखो जैसे हो सकता है कि ये मेरा जो नंबर है वो कितने पार्टिकल्स के लिए हो, अप टू n नंबर्स ऑफ पार्टिकल हो सकता है ना, mn rn, और ऐसे ही ये मेरा चला जाएगा मास अप टू mn, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा mi ri वेक्टर, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम लिमिट 1 से लेकर n तक, और नीचे भी हो जाएगा समेशन mi फ्रॉम 1 से लेकर लिमिट i इक्वल टू n तक। हालांकि नीचे जो है वो हमेशा टोटल मास ही रहता है ना, नीचे के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नीचे हमेशा टोटल मास ही रहता है। हाँ, ऊपर वाला जो टर्म है वो सिग्मा वगैरह के फॉर्म में लिखना और समझना दोनों ही जरूरी है, ठीक है ना। लिमिट समझ ही जाना, 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक है, ठीक है। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम और एक होता है कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। जैसे इमेजिन करो मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं बालू, बालू समझती हो, सैंड, ठीक है ना। तो सैंड में तुम देख पाते हो कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बिल्कुल सेपरेटेड होता है क्या। हाँ, सैंड का जितना भी पार्टिकल है वो सारा पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेटेड रहता है कि नहीं रहता है, बिल्कुल रहता है, ठीक है। और उसके बदले में तुम्हें कुछ और कोई एक ऑब्जेक्ट दे दूं, जैसे मान लो एक सिक्का दे दूं, कॉइन, ठीक है। तो कॉइन के अंदर भी पार्टिकल है, बट क्या वो पार्टिकल तुम्हें सेपरेटेड दिखते हैं क्या, नहीं। तो वो हो गया कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम, वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। हाँ, तो जो हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है डिस्क्रीट, ये जो अभी सामने दिख रहा है ना, इसका मतलब होता है कि सारा पार्टिकल एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो ये उसी का हम पढ़ाए हैं अभी तुम्हें, ये हो गया डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। हाँ, और दूसरा जो अभी हम समझाए सिक्का वाला, उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तब इसका एक फार्मूला बताना जरूरी ना है, तो इसका फार्मूला इसको कंपेयर करके समझेंगे। देखो अभी हम समझा देते हैं, जैसे यहां पर mi कोई मास रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो यहाँ पे mi की जगह हम ले लेंगे dm। dm तो समझती हो, मास का एलिमेंट, हाँ, और उसका ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। इंटीग्रेशन का मतलब भी सम होता है, और सिग्मा का मतलब भी समय होता है, और डिवाइडेड बाय यहाँ जो समेशन mi दिख रहा है इसको क्या लिख देंगे, तो हो गया, और क्या। और नीचे मोस्टली आता क्या है, टोटल मास ही आता है ना, तो बस हो गया। तो यही है बाबू क्या तुम्हारा कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका। और ऊपर वाला हो गया जी डिस्क्रीट वाले का, ठीक है। चलो नोट कर लो बाबू, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस निकालेंगे, ठीक है। तो स्केलर फॉर्म ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि मैं बात करने जा रहा हूँ किसका, कोऑर्डिनेट्स लिखने का। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है ना, और जेड कोऑर्डिनेट ऐसे जब लिखते हैं ना, एक्स सी एम, वाई सी एम और जेड सी एम, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर फॉर्म में आ गए। तो वो भी बहुत आसान है, ठीक है ना।
देखो जैसे अभी M1 R1 किए थे ना हम लोग, तो वहीं पे ऐसे कर देना है M1 X1 प्लस M2 X2 अप टू, समझ गई, Mn Xn और डिवाइडेड बाई वही टोटल मास M1 प्लस M2 अप टू Mn Xn, ठीक है, जो कि हो जाएगा क्या, सिग्मा 1 टू सिग्मा लिमिट एन Mi Xi डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो ये हम लोग किसके लिए बात कर लिए, डिस्क्रीट बॉडी सिस्टम के लिए। अगर यही कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम रहता तब क्या फॉर्मूला हो जाता बताओ, एग्जैक्टली इंटीग्रेट कर देते, है ना। तो इसी को हम यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहे हैं। अगर यही चीज कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम के लिए लिखते ना हम, तो लिख देते हाँ कहाँ जी, और यहाँ पे मिसप्रिंटिंग अभी, ठीक है। तो देख लो ये आ जाएगा किसके लिए, वही कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है। ऐसे ही सोचो वाई से हम क्या लिख देंगे, M1 एग्जैक्टली, ठीक है। अब जेड सिम हम नहीं लिखेंगे, तुम अपने से लिख लेना। हाँ